मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हमने कल ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में क्या पढ़ा था, पूरा पुष्प का संरचना पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने बताए थे 4 चक्र होते हैं, उसमें 2 सहायक चक्र होते हैं और 2 क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। तो जो आवश्यक चक्र थे, आवश्यक चक्र में थे पुमंग और जायांग। तो ये दोनों क्या थे, पुष्प के लैंगिक अंग थे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पुमंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक, पुमंग एंड्रोशियम। तो हमने बताया था जो ये पुमंग होता है, पुमंग पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है। ठीक है, इस नर भाग में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। और पुमंग की एक इकाई को हमने क्या कहा था, पुंकेसर। क्या कहा था, पुंकेसर। तो आज हम पढ़ेंगे पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना क्या है, कैसे उस पुंकेसर में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक, तो जो पुंकेसर है, ये इस टाइप की क्या होती है, पुंकेसर की संरचना होती है। जो ये पुंकेसर है, ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट है परागकोश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंथर। और इसका जो ये सेकंड पार्ट है, इसे कहते हैं उतंतु। इंग्लिश में इसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, फिलामेंट। अब जो ये परागकोश भाग है पुंकेसर का, इस परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकण होते हैं मेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो परागकण में होते हैं। परागकण कहाँ बनता है, परागकोश में। अगर हम इस परागकोश का, अगर हम इसे बीच में से काट के देखें, तो जो ये परागकोश है, इसमें क्या होती है, 2 पालियां होती है। ये दिख रही है ना आपको, 2 पालियां, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या होती है, 2 पालियां होती है। और इसका सेक्शन हम काट के दिखाते हैं आपको। ये परागकोश का ये रहा पूरा सेक्शन। ठीक है, परागकोश में कितनी होती है, 2 पालियां होती हैं। और जो प्रत्येक पाली है, प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 प्रकोष्ठ में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक, ये क्या हो गए, प्रत्येक परागकोश की एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। तो इसमें कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती है। तो कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर। एक परागकोश में कितने हो गए, 4 चैम्बर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। जो ये लघु बीजाणुधानी है, इसी के अंदर क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, परागकण बनते हैं। ठीक है, ये एक बार फिर समझ लीजिए, ये है पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर कितने, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है परागकोश और दूसरा होता है उसका फिलामेंट, उतंतु। ठीक, परागकोश में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। और एक जो परागकोश है, परागकोश 2 पालियों में डिवाइड होता है। परागकोश कितनी पालियों में डिवाइड है, 2 पालियों में डिवाइड है। एक पाली में कितने, 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 पालियों में कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो। ये इसका सेक्शन काट के ये इस टाइप का दिखता है। जो ये चैम्बर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर ही क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक, समझ गए इसे, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, जहां पे ये शब्द आया है जनन, जनन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बनना। ठीक, तो इसी प्रकार क्या होता है, लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि परागकोश में लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। ठीक, तो इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु या परागकण एक ही चीज भी। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों का बनना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार जो परागकोश होता है, जो परागकोश से आपका वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है।
ठीक, परागकोश क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है और उनमें से एक जो कोशिका होती है वह होती है अधोस्तरीय कोशिका। क्या होती है, अधोस्तरीय कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। अब जब ये जो हाइपोडर्मल सेल है ये क्या होती है, धीरे धीरे आकार में बड़ी होती जाती है। आकार में बड़ी होती जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, आकार में जैसे बड़ी हुई तो आकार में बड़ी होती गई तो इससे क्या होती है, एक कोशिकाएं बनती है जिन्हें कहते हैं हम प्रपंसु कोशिकाएं। क्या कहते हैं इन्हें हम, प्रपंसु कोशिकाएं। अधस्तरीय कोशिकाएं धीरे धीरे आकार में बड़ी होके प्रपंसु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और ये जो प्रपंसु कोशिकाएं हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये प्रपंसु कोशिकाएं क्या करती हैं, दो कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक, पहली कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इन प्रपंसु कोशिकाओं ने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या किया, दो कोशिकाएं बनाई। पहला आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा है प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, अब एक बार आप फिर समझ लीजिए इसे। परागकोश क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है और उनमें से एक कोशिका होती है अधस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल। ठीक, अब ये जो हाइपोडर्मल सेल है ये धीरे धीरे क्या होती है, आकार में बड़ी होती जाती है और किसका निर्माण करती है, प्रपंसु कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब जो ये प्रपंसु कोशिकाएं हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, ये प्रपंसु कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें से एक है आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है आपकी प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। अब जो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हैं इनमें भी क्या होती हैं, ये भी लगातार विभाजित होती रहेंगी। ठीक, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हैं ये भी बार बार विभाजित होकर आपका 3 से लेके 5 तक लेयर बनाती हैं। क्या करती हैं, ये भी लेयर बनाना स्टार्ट करती हैं। अभी आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसने भी क्या किया, 3 टाइप के लेयर बनाए। पहला आपका बाह्य स्तर, ठीक, दूसरी लेयर बनाता है ये मध्य स्तर और थर्ड लेयर होती है टेपिटम। क्या होती है, टेपिटम। ठीक, अब जो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर जो उसने लेयर बनाई, फर्स्ट आई आपकी बाह्य स्तर। यहाँ पे हमने आपको बताया था जब परागकोश में बीजाणुधानियां बनी। ठीक, अब हम इसका एक सेक्शन काटते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है इसने पहला स्तर क्या बनाया, बाह्य स्तर। ये इसमें फर्स्ट क्या हो गया, प्राथमिक स्तर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाह्य स्तर बन गया। अब जो ये बाह्य स्तर है, फर्स्ट क्या बना आपका, बाह्य स्तर। अब ये बाह्य स्तर अंदर की तरफ से क्या होता है, मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी जो ये लेयर है ना अंदर की तरफ से मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस लेयर को हम कहते हैं अंतःस्तरीय सेल ही मान लो, हाँ सेलवा अंतःस्तरीय स्तर बन गया ये। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। ठीक, अब जो ये एंडोथीसियम है ये जब मोटा हुआ कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, ये पतला रह जाता है। क्या हो जाता है, कहीं पे पतला हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं,
जहां पे ये पतला रह गया ये लेयर, इसे हम कहते हैं रंध्रक। क्या कहते हैं? रंध्रक। इंग्लिश में से कहते हैं स्टोमियम, स्टोमियम। ठीक, पहली लेयर क्या बनी थी प्राथमिक द्वितीय कोशिका से? बाह्य स्तर बना था। ठीक है, बाह्य स्तर ये इस टाइप का बना। अब बाह्य स्तर के जो अंदर की तरफ होता है ये क्या हो जाता है? मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं अंतः स्तर कहते हैं, अंतः स्तर। ठीक है, ये क्या? अंतः स्तर, इंग्लिश में से एंडोथीसियम कहा। अब ये जो मोटी हुई लेयर अंतः स्तर ये कहीं पे क्या हो जाती है? पतली रह जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रंध्रक, स्टोमियम। ठीक, अब जो इसमें होता है दूसरा लेयर होता है मध्य स्तर। क्या होता है आपका? मध्य स्तर, मिडिल लेयर। ये होती है आपकी 1 से लेके 3 तक लेयर होती है। क्या होती है? 1 से 3 तक लेयर होती है। ये मध्य स्तर के बाद आपकी, ये बाह्य स्तर के बाद आपकी क्या आई? मध्य स्तर। 1 से 3 लेयर की क्या बन गई आपकी? मध्य स्तर। ये क्या है आपका? मध्य स्तर। ठीक, जो कि क्या होता है? जल्दी नष्ट हो जाता है इसमें। अब तीसरी लेयर आती है टेपिटम। ये क्या होती है? सबसे अंदर की लेयर होती है, ये होगी आपकी टेपिटम। ठीक है, ये बन गया टेपिटम। इस लेयर को हमने बोला टेपिटम। ये सबसे अंदर की लेयर है टेपिटम। ये भी क्या होती है? कुछ टाइम बाद ये भी नष्ट हो जाती है, और नष्ट होती है तो इसका क्या काम होता है? जो यहाँ परागकण बने होते हैं लघु बीजाणु, उनको क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। क्या करता है टेपिटम? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि टेपिटम का, लघु बीजाणु जनन में टेपिटम का क्या कार्य होता है? जो ये लेयर है टेपिटम, इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या होता है? जो वृद्धि करने हुए परागकण होते हैं, परागकण या लघु बीजाणु हो रहे होते हैं, उनको क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो ये प्रपंच कोशिकाओं द्वारा जो दूसरी कोशिका बनी थी, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं। ठीक, जो ये प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होता है? सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बनाती हैं? समसूत्री विभाजन वहां उन कोशिकाओं में तो इन्होंने बनाया लघु बीजाणु, क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं जो थी, उन्होंने क्या किया? समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण किया। अब जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। इस अर्धसूत्री विभाजन में जो लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन 1 से 2 बनी, 2 से कितनी हो गई? 4 बन गई। इस प्रकार से क्या होता है? इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं? इस प्रकार से बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। तो समझ गए? इस प्रकार से क्या किया? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं ने 4 लघु बीजाणुओं का, अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ठीक, अब जब ये कोशिकाओं ये निर्माण किया इसने परागकणों का, तो अब हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानियों या पराग कोष के लघु बीजाणुधानियों में परागकणों के या लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, अब जब इसमें परागकणों का निर्माण हो जाता है, तो जो ये क्या थे? टेपिटम और जो मध्य स्तर थी, मध्य स्तर, ये क्या हो गए? नष्ट हो जाते हैं ना। ये दोनों क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद कौन सी लेयर बचती है आपकी? अंतः स्तर, एंडोथीसियम, और बाह्य स्तर, आउटर लेयर। ये दोनों लेयर बड़ी। तो इसमें क्या होता है? जो अंतः स्तर होता है, इसमें सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है? बाहर की जो लेयर है उसमें भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है?
ये एक स्थान से फट जाती है। जो स्थान था क्या था, रंध्रक बोला था ना, जो स्थान जहां से पतला छूट गया था, जो लेयर पतली छूट गई थी उसे हमने क्या कहा था, रंध्रक, स्टोमियम कहा था ना। तो ये क्या हुआ, जब इसमें सिकुड़न स्टार्ट हुई तो ये क्या हो गया, फटना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, रंध्रक से। तो ये क्या होते हैं, परागकण वहां से बाहर आ जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पराग कोशों का स्फुटन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्फुटन कहते हैं। ठीक, चलो ये हो गया। ठीक है, अब पता चल गया आपको किस टाइप से क्या हो गया, परागकणों का निर्माण हुआ। परागकण जैसे मैच्योर हुए तो वो उसमें क्या हो गया, स्फुटन स्टार्ट हो गया। ठीक, स्फुटन होकर परागकण बाहर निकल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परागकण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परागकण। परागकण की संरचना, की परागकण होते कैसे हैं। ठीक है, अब जो ये परागकण है, परागकण या लघु बीजाणु, ठीक, कंफ्यूज मत करना आप लोग। परागकण क्या होता है, 2 लेयर का बना होता है। कितना, 2 लेयर का बना होता है। एक होता है बाह्य चोल, ठीक, बाह्य चोल जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्साइन। एक्साइन। और एक होता है आपका इसमें अंतःचोल, इसे कहते हैं इंटाइन। ठीक है, परागकण क्या होता है, 2 लेयर का बना होता है। मतलब क्या, मतलब 2 जो लेयर है इसमें उससे ढका हुआ है ये। ठीक, तो जो बाह्य लेयर थी उसको हमने क्या बोला, बाह्यचोल, एक्साइन। जो अंदर की लेयर थी उसे हमने क्या बोला, अंतःचोल, इंटाइन। अब जो कि बाह्यचोल होती है, ये क्या होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, इस टाइप की मोटी और खुरदरी है। इस टाइप की बनी होती है। जो बाह्यचोल होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बाह्यचोल बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, जिसका कि क्या होता है, जैविक अपघटन नहीं हो सकता है। ठीक, ये जो लेयर है ये टूट नहीं सकती है। ठीक, इसका जैविक अपघटन नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होता है, परागकण काफी टाइम तक रह सकता है। ठीक, और इसमें क्या है, ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो बाह्य लेयर है ना, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र। क्या कहते हैं इन छिद्रों को हम, जनन छिद्र। ये जो जनन छिद्र है, इन्हीं से क्या होता है, जब ये परागकण स्फुटन के बाद जायांग में आते हैं, मतलब ये क्या आते हैं, जायांग के वर्तिकाग्र पे आते हैं, तो ये जो जनन छिद्र है इन्हीं से क्या होता है, परागनली का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये अंतःचोल की। अंतःचोल क्या हुआ, अंदर की लेयर को हमने क्या कहा, अंतःचोल का। और ये किसकी बनी होती है, पेप्टोसेलुलोज की। अंतःचोल किसकी बनी होती है, पेप्टोसेलुलोज की। ठीक, ये परागकण क्या होता है, 2 आवरणों से घिरा होता है। पहला आवरण है जो कि क्या होता है, खुरदुरा होता है, और उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उस चोल को हम क्या कहते हैं, बाह्यचोल, एक्साइन। और ये किसका बना है, आपका स्पोरोपोलेनिन का, जिसका कि अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक, अब दूसरी लेयर है, जो दूसरा आवरण है इसका, उसे हम कहते हैं अंतःचोल, इंटाइन। ये बना होता है पेप्टोसेलुलोज का। ठीक है, अब जो ये बाहर की लेयर है, इसमें छोटे छोटे पोर बने हुए हैं। इन छोटे छोटे पोरों को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं जनन छिद्र के द्वारा क्या होता है, जब परागण की क्रिया होती है, जब पॉलिनेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इन जनन छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है, परागनली का निर्माण होता है। और इस परागकण के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब जब स्फुटन के बाद ये परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं, तो इनमें क्या होता है, निकलने से पूर्व इनका केंद्रक क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है,
इसमें समझाएंगे हम आपको। ये क्या आपका परागकण है, ठीक है, 2 आवरण। अब इसका केंद्रक क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कब डिवाइड होता है, परागकोश से निकलने से पूर्ण क्या होता है, पूर्व क्या होता है, केंद्रक इसका डिवाइड होता है। और ये क्या करता है, 2 केंद्रक बना लेता है, ठीक। 2 केंद्रक बनाए, एक होता है बड़ा केंद्रक, एक होता है छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक, और छोटे केंद्रक को हम कहते हैं जनन केंद्रक। केंद्रक, छोटा वाला केंद्रक क्या कहलाता है, जनन केंद्रक। अब ये जो जनन केंद्रक है ये भी डिवाइड होता है और क्या करता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। ये जनन केंद्रक भी क्या होगा, डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बनाता है, ठीक। अब इससे आगे की प्रोसेस कहाँ होती है, आपके जायांग मादा भाग में होगी। आगे समझिए परागकण की संरचना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।